everyone, welcome back to the channel. So this is the second lecture on neural control and coordination. अभी तक लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं हमारा पूरा न्यूरल टिश्यू, जिसमें हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेटेड फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर, ये सब कुछ हम लोग कवर करके आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमें पता है ना कि इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये एक्साइट हो जाता है। एक्साइट कैसे होता है, इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये सब कुछ आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में बचेगा आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसमें कि बेसिकली आपको ब्रेन मेजर पार्ट कवर करना है एंड कंप्लीट एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्प कॉन्सेप्ट है आपके बेटा पूरे चैप्टर का। तो बड़े ध्यान से आपको इस चैप्टर को, बेसिकली इस लेक्चर को पढ़ना है। चैप्टर इजी है, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा क्रिस्प कॉन्सेप्ट है। बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़े ही ध्यान से आपको इसे कवर करना है। एंड अगर अभी तक आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाकी चैप्टर्स कवर नहीं किए तो बहुत वेट कर रहे हो बेटा, आपको आई बटन मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाकर उसे कवर कर लो, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना बैकलॉग अगर आपने कवर इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो अगर आप उसे जितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, जितना जल्दी कवर कर लेते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है नीट एग्जामिनेशन के फॉर्म रिलीज होने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। फर्स्ट थिंग इज दिस, देखिए हम लोग ये पढ़कर आए कि हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन बेसिकली एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, हमारे नर्वस टिश्यू, ठीक, हमारे नर्वस सिस्टम की। एंड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसा पढ़कर आ गए थे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसा पढ़ के आ गए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। वन इज सेल बॉडी, ये जो बाल जैसे इसके दिख रहे हैं, दीज आर डेंड्राइट्स, एंड ये लॉन्ग थ्रेड इज एक्सोन। एक्सोन एंड हो जाता है इन एक्सोन टर्मिनल। इतना हम लोग पढ़कर आए, इसका पूरा स्ट्रक्चर, एक एक स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ के आए। बात ये है कि देखिए ये है आपका कंप्लीट न्यूरॉन, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये एक्साइटेबिलिटी होती है, इनमें एक्साइट हो जाते हैं। तो एक्साइट कैसे होते हैं, एक नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंपल्स एक पॉइंट पर जनरेट तो हो गई है, अब ये पूरे न्यूरॉन में आपके ट्रांसमिट कैसे होगी, दूसरा टॉपिक हमें ये पढ़ना है। और तीसरा टॉपिक ये कि किसी और नए न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ, किसी नए न्यूरॉन के डेंड्राइट में ये कैसे ट्रांसमिट होगी, हमें ये पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग इज जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखिए हम ये वाला जो पूरा न्यूरॉन है ना, पूरा न्यूरॉन अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सोन की मेम्ब्रेन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। इसी में हम लोग जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे एंड कंडक्शन। इसके थ्रू आप समझेंगे कि आगे इसके पूरा न्यूरॉन है, पीछे पूरा न्यूरॉन है। इस तरीके से जैसे हमने ये बना ली एक्सोन की मेम्ब्रेन, समझ रहे, दिस वन इज योर एक्सोनल मेम्ब्रेन। अब इसके आगे बेटा अगर आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको इसका पूरा टर्मिनल दिखेंगे, एक्सोन टर्मिनल, एंड दूसरी साइड आपको सेल बॉडी भी दिखाई देगी, जो कि हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक। हमने ये ड्रॉ कर लिया है एक्सोन की मेम्ब्रेन, ठीक। थोड़ी सी बड़ी और एक्सोन की मेम्ब्रेन को आपको लास्ट लेक्चर में अगर आपने कवर किया है तो आपको याद होगा, इसे कहते थे हम लोग एक्सोलेमा। दिस वन इज एक्सोलेमा। एंड एक्सोन के अंदर का फ्लूइड इज एक्सोप्लाज्म। ये चीज हम पढ़कर आ गए थे, एक्सोप्लाज्म। इतनी बात सभी को क्लियर है, ये तो लास्ट लेक्चर से आ जाता है। एक्सोन की मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एक्सोलेमा, एंड इनर फ्लूइड जो फिल्ड है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब बात आती है कि ये जो आपकी एक्सोन की मेम्ब्रेन है ना, अभी हम इसे देख रहे हैं कि जब ये रेस्ट पर है, अभी तक इसमें कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हुई है, अभी ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट के केस में देखिए होता क्या है, इसके अंदर इनसाइड होता है इसके बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, जबकि इसके आउटसाइड, इसके होगा आउटसाइड बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, अंदर का है एक्सोप्लाज्म, बाहर के फ्लूइड को हम कह देते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, मतलब कि सेल के बाहर का फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब कि बाहर की अगर हम बात करें, ये जो बाहर का मेन एरिया है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, ये जो बाहर का स्पेस है इसे हम कहेंगे ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक। बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सेल के अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म, ठीक, एक्सोन के अंदर। अब ECF के तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज, जबकि अंदर की तरफ है नेगेटिव चार्ज। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। एंड ये है अभी रेस्टिंग स्टेज।
तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी कौन सी स्टेज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह सकते हैं, या फिर इसी स्टेज को बेटा हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। रीजन, पोलराइज्ड का मतलब क्या, दो पोल क्रिएट हो रहे हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक। ये है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर रेस्टिंग स्टेज। क्लियर है इतनी बात। अब ये बात आ जाती है कि मैम ये तो रेस्टिंग स्टेज है, ठीक, ये जनरेट कैसे हुई है, रेस्टिंग स्टेज क्रिएट कैसे हुई है कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहती हूँ इसके बारे में। देखिए, पहली बात तो ये कि जो आपका बेटा ये है ना एक्सोन या जो आपका एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर की एक खास बात ये है कि इसके अंदर जो आपका एक्सोप्लाज्म है ना, इसके अंदर सोडियम आयंस होते हैं कम, लेकिन पोटेशियम आयंस होते हैं बहुत ज्यादा। समझे, सोडियम आयन है कम लेकिन पोटेशियम आयन है बहुत ज्यादा। जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि इसके पास में सोडियम आयन होते हैं बहुत ज्यादा, जबकि पोटेशियम आयन होते हैं थोड़े कम, ठीक, थोड़े कम। तो हुआ क्या, ये तो है एक बेसिक इसकी प्रॉपर्टी। अब बात आती है कि हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव जनरेट कैसे हुए। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये जो आपका टर्मिनल जनरेट हुए कि इनसाइड नेगेटिव है बाहर साइड पॉजिटिव है, तो इसके मेनली आपके 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज एक्सोप्लाज्म के अंदर बेटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत होते हैं, ठीक। अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म के अंदर की बात हम कर रहे हैं। एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अब भैया अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मौजूद है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज अंदर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड सेकंड रीजन क्या है बेटा, देखिए ये जो वॉल होती है ना इसकी, इस पर कुछ प्रेजेंट होते हैं लीकी चैनल्स, सोडियम लीकी चैनल्स एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लीकी चैनल्स का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ लीक होता रहेगा, ठीक। तो ये बन गए सोडियम लीकी चैनल्स और इधर हम बना लेते हैं पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक। और अगर आप समझ पा रहे हो कि मैंने नंबर कुछ कम या ज्यादा बनाया है, इसका भी रीजन है। देखिए, सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं थोड़े से लेस इन नंबर, सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं लेस इन नंबर। तो इससे ये क्या है, सोडियम लीकी चैनल, जिससे कि सोडियम अंदर आता रहता है, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बाहर से अंदर आएगा। और पोटेशियम लीकी चैनल है, इससे पोटेशियम बाहर जाता रहता है, ठीक, इससे पोटेशियम बाहर जाता रहता है। तो सोडियम लीकी चैनल से कम, पोटेशियम लीकी चैनल से ज्यादा पॉजिटिव बाहर जाता है, कम पॉजिटिव अंदर आता है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी, ठीक। द सेकंड रीजन इज सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स। ये रेस्टिंग स्टेज है बेटा, कि रेस्टिंग स्टेज पर ये होता रहता है कि एक्सोप्लाज्म में नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज पर ये कंडीशंस चल रही है। तीसरा रीजन आता है सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। इसी के आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा मेम्ब्रेन को। द थर्ड रीजन इज सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप, ठीक। यहां पर एक पंप जनरेट होता है बेटा, जब ऐसा हुआ कि ये मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस आए, जो कि हम करने भी वाले हैं जब जनरेशन होगी, तो इस टाइम पर होता क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप एक क्रिएट होता है, जो कि जैसे कि अब देखना आप बाहर अंदर सोडियम आता जा रहा है, बाहर पोटेशियम जाता जा रहा है, तो इस सोडियम को पकड़ के वापस बाहर करेगा कि आपकी जगह तो बाहर है, तो क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंक देगा, 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले आएगा। ओवरऑल क्या हुआ, इधर देख रहे हैं लीकी चैनल से लीक हो रहा था, जबकि उसने नॉर्मलाइज किया, 3 सोडियम को बाहर किया, 2 पोटेशियम को अंदर किया, तो एक आयन का चेंज आया, एक आयन का डिफरेंस ने क्रिएट कर दिया, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ठीक। द थर्ड रीजन इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर लगती है एनर्जी बेटा, ठीक। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप जनरेट कर पाएंगे। दिस वन इज रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, जो आपकी पोलराइज्ड स्टेट है, आप इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह सकते हो, पोलराइज्ड स्टेट कह सकते हो। इस केस में होगा क्या, आपकी जो एक्सोलेमा है इसके आउटसाइड होगा पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड होगा नेगेटिव चार्ज। जबकि आउटसाइड वाले फ्लूइड को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, अंदर वाले को एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन होता है थोड़ा सा कम, जबकि सोडियम आयन होता है बेटा थोड़ा सा कम, जबकि पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा।
एंड वहीं अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो सोडियम आयन बहुत ज्यादा एंड पोटेशियम आयन थोड़ा कम। होगा क्या, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने का फर्स्ट रीजन इज अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन बहुत ज्यादा है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स, सोडियम चैनल्स कम है, पोटेशियम चैनल्स ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव ज्यादा जा रहा है, अंदर नेगेटिव कम आ रहा है, अंदर पॉजिटिव कम आ रहा है, तो फिर हुआ क्या, अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तीसरी बात कि होगा क्या, एक है सोडियम पोटेशियम एक्टिवेज फॉर्म, जो कि 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 सोडियम अंदर आते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपका अंदर पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है, नेगेटिव चार्ज अंदर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू द चार्ज। ठीक, ये मेन है 3 रीजन कि अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों क्रिएट होता है। ठीक है, एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इस एक्सोलेमा का चार्ज बेटा होता है -70 मिलीवोल्ट। दिस इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पर चार्ज इस टाइम है -70 मिलीवोल्ट। क्लियर इतनी बात? दिस वन इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग स्टेज और पोलराइज्ड स्टेट। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग जनरेट कर लेंगे अपनी इम्पल्स। ठीक है, देखिए अब क्या होगा इधर, अब होगा ये कि हम लोग फिर से हमारी बना लेंगे क्या, अब हम लोग कर रहे हैं जनरेशन। यहां पर हम बना लेते हैं हमारी एक्सोलेमा। ठीक है, इधर बना लेते हैं हमारी एक्सोलेमा। अब हम सारी चीजें भी लिखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, ये सब आपको पता है। ठीक है, बाहर है पॉजिटिव चार्ज, हमें इतना पता है। ठीक, बाहर क्या है पॉजिटिव, अंदर है नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये है पोलराइज्ड स्टेट, ये है आपकी क्या, रेस्टिंग स्टेज, पहली वाली पोलराइज्ड स्टेट। ठीक, रेस्टिंग स्टेज, RS लिख लेते हैं, दिस वन इज रेस्टिंग स्टेज। अब इसे जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि इसमें इंपल्स जनरेट हो जाए, ये हमारी हो गई एक्सोलेमा। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, जैसे ही एक बेटा पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आपको, हम कहते हैं ना न्यूरल सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको कोई चोट लग गई, आपने हाथ हटा लिया, आपको किसी ने पीछे से मारा, आप तुरंत पीछे पलट कर देख रहे हो, आपको किसी ने आवाज दी और आप सुन रहे हो, आपको कोई चीज की स्मेल आ रही है, आप उसे सेंस कर पा रहे हो, आप कुछ देख पा रहे हो, तो जो भी आपकी आंखों में बहुत तेज लाइट पड़ी, आपने एकदम से आंखें बंद करी या खोल दी, तो ये जो भी इम्पल्स आपके जनरेट हो रही है, आपके नर्वस सिस्टम के पास जा रही है और वो आपको पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर है ना, अब ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे हाथ पैर पर कुछ है बट हमें फील नहीं हुआ, तो वो हुआ है कि हमें अभी तक फील नहीं हुआ, मतलब उतनी ज्यादा जनरेशन नहीं हुई है इम्पल्स की। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमें स्टिमुलस मिला, उस टाइम पर हम लोग एक्टिवेट हो गए, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही आपको मैंने मारा, आपको पिन चुबा दी और आपको पता चल गया, दिस वन इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें, ये रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, जैसे ही आया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम लोग ये भी कह सकते हैं द मिनिमम अगर हम इन्हें वैल्यू ऑफ स्टिमुलस दे रहे हैं, इसे लिख भी लेते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज मिनिमम वैल्यू। आप लोग पढ़ते हो ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ये काम हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस, ठीक, जो कि होता है बेटा आपका -55 मिलीवोल्ट से -60 मिलीवोल्ट। ठीक है, -55 टू -60 एक रेंज है मिलीवोल्ट। रिक्वायर टू फर्दर generate action potential। ठीक, the minimum value of stimulus required to generate action potential। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस चाहिए, इट इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। पहली बात तो इतनी आपको क्लियर है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब इसके बाद में बात आती है, जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया, मतलब -55 मिलीवोल्ट हमें सेंस हो गया है हमारे एक्सोलेमा। जैसे ही इसे ये सेंस होगा, एक्सोलेमा को जैसे ही ये चीज सेंस होगी,
एक्सोलेमा के जो वॉल होती है ना उस पर प्रेजेंट होते हैं कुछ चैनल्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं सोडियम के लिए प्रेजेंट होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड पोटेशियम के लिए प्रेजेंट होंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। जैसे ही इसे फ्रीक्वेंसी मिली सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। समझ पा रहे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं VGC स्टैंड्स फॉर वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, इसके अंदर बाहर से सोडियम आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अंदर क्या आ जाएगा, सोडियम आयन। जबकि पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव है, बाहर क्या है, पॉजिटिव है, अंदर क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन अंदर बहुत ज्यादा आता गया, अंदर हो गया पॉजिटिव और बाहर हो गया नेगेटिव, क्योंकि अंदर पॉजिटिव होगा तो बाहर नेगेटिव हो जाएगा चार्ज बैलेंस के लिए। अंदर जैसे ही बहुत सारा सोडियम आया, अंदर हो गया पॉजिटिव एट द पॉइंट जहां पर स्टिमुलस मिला है, एट द पॉइंट। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्योंकि जो चार्ज डिफरेंस है वो उल्टा हो गया है, पहले अंदर माइनस था अब अंदर पॉजिटिव हो गया है, इस कंडीशन में जब ये उल्टा हो गया है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, पोलराइज्ड था अब हो गया डीपोलराइज। दिस कंडीशन इज डीपोलराइज। इसे हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? जैसे ही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलस मिला, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए और सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सोडियम अंदर आया तो अंदर हो गया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर ही आएगा सोडियम हमेशा, देख लीजिए। क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है तो सोडियम अंदर आएगा तभी चार्ज चेंज होगा। ठीक, अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये है डीपोलराइज। ठीक, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, डीपोलराइज्ड। अब ये जैसे ही डीपोलराइज हुई है बेटा, डीपोलराइज होते होते इतना ज्यादा सोडियम अंदर आ जाता है कि इसका जो चार्ज है, क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में था -70 मिलीवोल्ट, पहुंचते पहुंचते माइनस से पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव में भी +30 पहुंच जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। ठीक, और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब कि अब इतना जनरेट हो गया है चार्ज कि, या फिर इंपल्स भी कहते हैं, अब इतना चार्ज जनरेट हो गया है कि अब ये आगे बढ़ जाएगा। एक्शन समझिए कि आप, ये आगे बढ़ेगा और एक्शन होगा परफॉर्मिंग, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक, ये हो गया आपका एक्शन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसकी नेक्स्ट स्टेज होगी बेटा, इसकी नेक्स्ट स्टेज हम लोग बना लेते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, अब इसके बाद में, अच्छा जहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ लिखवा भी दूंगी अभी। अब वापस से इस मेम्ब्रेन को होना है, यहाँ पर हम लोग इसका आगे का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इसे वापस से क्या होना है बेटा, रीपोलराइज, या फिर नेक्स्ट पेज पर करेंगे। ठीक, अब इसे वापस से क्या होना है, क्योंकि अब ये डीपोलराइज हो चुकी है, इसे वापस से होना है रीपोलराइज। अब रीपोलराइज होने के लिए, क्योंकि था पॉजिटिव, +30 मिलीवोल्ट का चार्ज जनरेट हो चुका है, अब इसे वापस से जब रीपोलराइज होना है तो इस कंडीशन के लिए ओपन हो जाएंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, क्योंकि अंदर से सोडियम नहीं जाएगा बाहर, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे और बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा तो वापस से अंदर हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव बाहर गया ना, और बाहर हो जाएगा पॉजिटिव। अब इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन। दिस इज द थर्ड कंडीशन कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। ठीक, या फिर रीपोलराइज्ड भी कह सकते हो आप। ठीक, अब ये क्या हो गई मेम्ब्रेन, रीपोलराइज्ड, बाहर बहुत सारा पोटेशियम जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल काफी देर तक खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पोटेशियम बाहर चला जाता है। ठीक, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स टेक्स लॉन्गर टू क्लोज, काफी टाइम लग गया इसे, और जैसे इसे ज्यादा टाइम लगा तो ये जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन है, बहुत सारा पोटेशियम अभी भी जा रहा है, और इस कंडीशन में अंदर -70 होने की जगह -90 चार्ज हो जाता है, -90 मिलीवोल्ट चार्ज हो जाता है।
जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरपोलराइज्ड। हाइपरपोलराइज्ड कि बहुत सारा चला गया है चार्ज। अब भाई हमें तो वापस से हमें अपनी जगह पर लेकर आना है जो हमारी पोलराइज्ड स्टेट थी -70। अब ये तो वापस से -90 हो गया। इसे जनरेट करने के लिए फिर से सोडियम आयन आपके नहीं खुलेंगे, सोडियम चैनल्स नहीं खुलेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं खुलेंगे। अब इसके लिए वापस से वो शक्तिशाली ताकत आएगी, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये कहेगा ये सब क्या चल रहा है भाई, पहले तो आपने डीपोलराइज कर दिया, चलो ठीक है समझते हैं, रीपोलराइज किया तो हाइपरपोलराइज तो नहीं करना ना, पोटेशियम की गलती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप आएगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप आएगा और अंदर से 3 सोडियम आयन को करेगा पहले बाहर और 2 पोटेशियम आयन को करेगा अंदर, क्योंकि अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा चाहिए, बाहर सोडियम ज्यादा चाहिए। ये सब कुछ तो ये लोग एक तरीके से बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। इसको मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे 2 पोटेशियम आयन, और क्योंकि अंदर 2 आ रहे हैं बाहर 3 जा रहे हैं, इसकी वजह से वापस से अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा और आपका -70 मिलीवोल्ट का चार्ज फिर से क्रिएट हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट या फिर आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझे इतनी बात? एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, जो भी चीजें मैं आपको नोट करवा देती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, रेस्टिंग स्टेट पर थी जब तो -70 मिलीवोल्ट का चार्ज था, ठीक, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि एक स्टिमुलस या फिर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सके, जो कि आपकी -55 टू -60 है, ठीक, -60 मिलीवोल्ट। ये जैसे ही मिली, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल फटाक से ओपन हो गए। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, बहुत सारा सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। सोडियम भाई बहुत सारा अंदर आ गया, पॉजिटिव अंदर आ गया, तो अंदर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये है आपकी डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइज थी अब इससे हो गई डीपोलराइज। डीपोलराइज हुई तो चार्ज इसका हो गया +30 मिलीवोल्ट। आपको चार्ज कुछ ही याद रखना है बेटा, +30 मिलीवोल्ट, -70 से बड़ी +30 मिलीवोल्ट हो गया। अगर आप वैल्यू याद नहीं रख पा रहे तो देख लो, -70 से इसे 100 पर अगर जाना होता तो 30 बढ़ता ना, 30 और बढ़ता तो +30 हो गया, +30 हो गया। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स है। जैसे ही इम्पल्स जनरेट हो गई, आगे बढ़ेगी, उस स्पॉट पर होगा रीपोलराइजेशन, वापस से उसे पहले जैसा लाना है, मतलब कि पोलराइज्ड स्टेट में लाना है। पोलराइजेशन से हुआ डीपोलराइजेशन, अब वापस से पोलराइज करना मतलब रीपोलराइजेशन। इस केस में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को बंद कर दिया जाएगा, पोटेशियम को ओपन कर दिया जाएगा, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। बट पोटेशियम का बाहर जाना रुकेगा नहीं, -70 पर आकर रुकेगा नहीं, -90 तक ले जाएगा, और इस कंडीशन को हम करेंगे हाइपरपोलराइज, जिसको बैलेंस करने के लिए शक्तिशाली हमारी ताकत आएगी, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, जो कि एक एटीपी का यूज करके 3 सोडियम आयन को बाहर करता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर करता है, ठीक, और वापस से -70 मिलीवोल्ट यानी कि पोलराइज्ड स्टेट को क्रिएट करने में हेल्प। इतनी बात सभी को क्लियर है? आई होप आप सभी को क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, अभी लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक ग्राफ और बताना चाहती हूँ, ठीक है? पहले इसको लिख लीजिए आप। देखिए रेस्टिंग स्टेट है, और रेस्टिंग स्टेट का तो हम स्लाइड 1 में लिख कर आ गए, जहां से जनरेट हुआ है, ठीक है? पहले क्या थी हमारी पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। इस टाइम पर जो हमारा चार्ज है वो क्या है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक। इसे क्या मिलेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे इसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा विच इज -55 टू 60 मिलीवोल्ट, ठीक, -55 टू -60 मिलीवोल्ट है। ये जैसे ही इसे मिलेगा, इस कंडीशन में क्या होंगे, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन ड्यू टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक। इससे क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, जिससे कि बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? अब जैसे ही बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आए, कंडीशन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड। इसे क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन।
डीपोलराइजेशन के टाइम या डीपोलराइज्ड स्टेट क्या होगी, +30 मिलीवोल्ट, ठीक, जिसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, विच इज एक्शन पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इस एक्शन पोटेंशियल या फिर इंपल्स मिली, अब ये डीपोलराइज हो गई है तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे, सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे अब किए जाएंगे क्लोज, ठीक, क्या किए जाएंगे, क्लोज, और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन किए जाएंगे, ठीक। पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होंगे, जैसे ही ओपन होंगे, जो पोटेशियम है वो आउटसाइड जाना स्टार्ट कर देगा, गोज टू आउटसाइड, ठीक। जैसे ही पोटेशियम आउटसाइड जाना स्टार्ट होगा, ये वापस से रीपोलराइज हो जाएगी, वापस से क्या होगा, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। वापस से क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, ठीक। वापस से क्या होगा, रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये रीपोलराइजेशन के बाद में भी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल अभी मानेंगे नहीं बात को, ये क्या करेंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बात को नहीं मानेंगे। अब ये क्या करेंगे, रीपोलराइज होने के बाद में भी पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं मानेंगे, स्टिल ओपन रह जाएंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल आर स्टिल ओपन, और इसकी वजह से होगा क्या, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स टेक्स लॉन्गर टू क्लोज, काफी टाइम ले लिया इन्होंने, ठीक, इन्होंने काफी टाइम ले लिया, तो इससे क्या होगा, कंडीशन हाइपरपोलराइज्ड, हाइपरपोलराइज्ड। इस हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन का चार्ज कितना होगा, -90 मिलीवोल्ट, ठीक। और इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या एक्टिवेट होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, जो कि एक एटीपी को यूज करेगा, एक एटीपी को यूज करके क्या करेगा, 3 सोडियम आयन को इनसाइड लाएगा, जबकि 2 पोटेशियम आयन को आउटसाइड भेजेगा, ठीक। और वापस से हमारी -70 मिलीवोल्ट वाली कंडीशन हमें फिर से मिल जाएगी। समझ रहे हैं अपनी बात, वापस से हमें -70 वाली जो चीज है वो फिर से हम अचीव कर लेंगे। समझे इतनी बात बेटा? एंड ये हो गए आपके नोट्स प्रिपेयर। अब इनको आप टेलीग्राम से PDF ले लेना और इन्हें लिख लेना फटाफट से, ठीक है। ये आपको एज इट इज PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, फटाफट से वहां से लेके इसको लिख लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये तो बेटा हो गई आपकी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसका एक ग्राफ और बताना चाह रही मैं आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, एक ये ग्राफ है, ये कई बार क्लासरूम्स में बताया जाता है, NCERT में नहीं गिवन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट NCERT में गिवन नहीं है, बट अगर कभी ग्राफ से क्वेश्चन आ जाए, अब देखिए ये कोई फिजिक्स नहीं है जो ग्राफ होगा इसका डिफिकल्ट, बड़ा इजी सा ग्राफ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए होगा क्या, हम ये मान लेते हैं आप हमेशा ग्राफ में ये पॉइंट 0 रखते हैं, इसे 0 ना रखकर हम थोड़ा सा 0 रखेंगे ऊपर इस कंडीशन पर, जहां पर ये पॉइंट है ना, यहाँ हम रख लेते हैं -70 मिलीवोल्ट, जो कि हमारा क्या है, रेस्टिंग स्टेज। -70 पर जैसे ही बेटा ये आता है ना, इट इज द रेस्टिंग स्टेज। जैसे ही इम्पल्स मिली, यहां पर आ जाएगा +30, ठीक, +30 मिलीवोल्ट इज आवर डीपोलराइजेशन स्टेट। डीपोलराइज होने के बाद अगेन रीपोलराइज होगी, रीपोलराइज हो गई, रीपोलराइज होने के बाद ये पहुंच जाएगी -90 पर, एंड इट इज योर हाइपरपोलराइज्ड स्टेट। तो अगर कोई पूछे तो दिस वन अलग कलर से लिख दो, हाँ, अगर कोई पूछे तो दिस वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दिस वन इज डीपोलराइजेशन, ठीक, एंड दिस वन या फिर -90 या फिर दिस वन इज हाइपरपोलराइजेशन, ठीक। इधर हम लोग वोल्टेज देख रहे हैं इस वाले में y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम लोग देख रहे हैं टाइम इन मिली सेकेंड,
क्लियर? एक इस पर भी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, एनसीईआरटी में दो टॉपिक्स आपके लिखे हुए। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसके बाद में आता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, इसके इस पर क्या हुआ, आया गया, समझ रहे हैं? जैसे आया इम्पल्स और गया, इस पॉइंट पर क्या हुआ। अब भैया ये आगे कैसे बढ़ेगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन, या फिर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कहूँ तो कंडक्शन। एनसीईआरटी में इसकी जगह वर्ड लिखा है कंडक्शन, वो आप लिख लीजिएगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स या फिर प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे आगे प्रोपागेट करें वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि हमने जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स को देखा बड़ा इजी निकला, वैसे ही हम लोग देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ये बड़ा इजी है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं। दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं। वन इज माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं और दूसरे नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड दो हम लोग पढ़कर आ चुके हैं बेटा। दोनों में हमें देखनी है, पहले हम लोग नॉन माइलिनेटेड में देखेंगे, फिर माइलिनेटेड में इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन माइलिनेटेड फाइबर में। ठीक है, इसे आप लोग इरेज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, कंडक्शन यहाँ लिख लो। ठीक है, ठीक, इतनी बात। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर अगर हम एक ड्रॉ करें बेटा, तो ये हो गया आपका एक प्यारा सा वही एक्सोन। ठीक है, और इसमें हम बना लेते हैं 3-4 सेक्शन, जितने भी बना लो, ABC बना लेते हैं हम, या 1 2 3 बना लेते हैं। आगे इसकी और भी हैं, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3। ठीक है, इतना मैंने बना दिया। ठीक है, ये है क्या आपका माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, अब इस केस में हो क्या रहा है, इसके पास में हो क्या रहा है, मैंने 3 स्टेज बना लिया, 1 2 3। ऑब्वियसली आगे आगे का पार्ट है, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, आगे चलकर जाना है ना। इस पॉइंट पर मैं ये मान रही हूँ कि 1 वाले पर अभी हमें मिला है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या मिली है 1 वाले पर हमें? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी कि -55 मिली वोल्ट का चार्ज मिल गया है। जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिलेगी पॉइंट 1 पर, यहाँ पर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन। अच्छा, बाहर अभी क्या है? पॉजिटिव। बाहर क्या है अभी? पॉजिटिव। अंदर क्या है? नेगेटिव। ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, जैसे ही सोडियम के वोल्टेज गेट एक काम करो आप लोग, इसको अलग से ही ड्रॉ कर लो, फिर जब नोट्स देखोगे तो कहोगे मैम ये कैसे आ गया। ठीक है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन रख लो, एक और ड्रॉ कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं, 1 2 3, यहाँ थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या आई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि -55 मिली वोल्ट का चार्ज मिल गया है। जैसे ही मिला, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हो जाएंगे ओपन, जैसे कि हम लोग जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में पढ़कर आए, और बाहर से सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही अंदर पॉजिटिव आया, अंदर का ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, बाहर का हो जाएगा क्या? नेगेटिव। समझ रहे हैं? अंदर का हो गया पॉजिटिव, बाहर का हो गया नेगेटिव एट द साइट ऑफ 1। ठीक, अब साइट 1 पर तो ये चीज़ें हो गई, क्या साइट 2 पर भी फिर से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी? नहीं, ये जो है ना बेटा, साइट 1 पर जो चेंजेस हुए ये एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी काम करेंगे फॉर साइट 2। होगा क्या? देखिए, यहाँ बना हुआ है पॉजिटिव, यहाँ बना हुआ है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में होगा चार्ज का चेंज, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में होगा चार्ज का चेंज। इस तरीके से नेगेटिव की साइड पर हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव की साइड पर हो जाएगा क्या? नेगेटिव। यहाँ पर देख लीजिए हो क्या रहा है, ये हो गया आपका साइट 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अभी 2 पर जो हुआ है चेंज, तो 2 पर था माइनस, अब हो गया यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ हो गया नेगेटिव। समझ पा रहे? चार्ज हो गया चेंज, जबकि दूसरी वाली साइड पर तो अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव ही है। समझ पा रहे हैं? और इस कंडीशन को पहले हुआ था यहाँ पर पोलराइज्ड, नॉर्मल था पोलराइज्ड, यहाँ हो गया डीपोलराइज।
इस कंडीशन में हम कह सकते हैं डीपोलराइज्ड है, ये भी पोलराइज्ड है, ये भी पोलराइज्ड है। जैसे ये चार्ज का चेंज हुआ, यहाँ क्या हुआ, इधर हो गई, इस वाली कंडीशन पर हो गई डीपोलराइज्ड, इधर अभी भी पोलराइज्ड है, और इधर पहले जैसा वापस से क्रिएट हो जाएगा रीपोलराइज्ड। ठीक है, क्योंकि चार्ज का चेंज तो यहाँ पर हो चुका है ना, पहले वाली पहले जैसी हो जाएगी, मतलब रीपोलराइज्ड। बीच वाली है अभी डीपोलराइज्ड। इसके बाद में ये प्रोपागेशन होगा 3 के पास। इस कंडीशन में क्या होगा, 3 वाली हो जाएगी डीपोलराइज्ड एंड 1 यानी कि आपकी 1 and 2 रीपोलराइज्ड। इसको मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा भी देती हूँ। देखिए, ये जो आपकी साइट है, अलग पेन यूज़ कर लो तो थोड़ा सा एक वो भी आ जाता है। चलिए ठीक है। ये हो गई पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये हो गई अब पॉजिटिव, वापस से हो गया नेगेटिव। यहाँ क्या हुआ, इनके बीच में चार्ज का चेंज हुआ है, इनके बीच में, तो इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। अब ये वाली है पोलराइज्ड और ये हो गई अगेन रीपोलराइज्ड, ये भी हो गई रीपोलराइज्ड। हो क्या रहा है, डीपोलराइज्ड। हो क्या रहा है कि चार्ज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है बेटा, चार्ज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आपका एक जोन अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये था आपका सेल बॉडी और इसके आगे था ये एक जोन। तो एक जोन में अगर इधर स्टिमुलस मिला था, तो अब ये चार्ज इधर बढ़ता जाएगा और आपके एक जोन टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक जोन टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ये है आपकी नॉर्मल, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ठीक, जैसे ही इस पॉइंट पर स्टिमुलस मिला, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए, अंदर आया पॉजिटिव, बाहर हो गया नेगेटिव। बाहर के नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों के बीच में, यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हुआ चेंज, इन दोनों के बीच में हुआ चेंज। चेंज की वजह से ये आगे बढ़ता गया। वही चार्ज का एक्सचेंज है, सिंपल, कि प्लस माइनस को देख के अट्रैक्ट हो रहा है। तो पहले वाली जो कंडीशन है वो रीपोलराइज्ड, बीच वाली डीपोलराइज्ड, फिर पोलराइज्ड। आगे बढ़ के डीपोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, पीछे वाली वापस से पोलराइज स्टेट में आएगी, मतलब रीपोलराइजेशन होता जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है बेटा। इसके बाद में यहाँ मैं आपको एक नोट पॉइंट भी लिखवा देती हूँ, जिससे कि आप भूले ना। ये हो गया आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट भी यहाँ पर लिखवा देती हूँ, जिससे कि आपको रिवीजन करने के टाइम पर नोट्स देखकर दिक्कत ना आए। ठीक है, एक मैं स्टेज यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा, जो आपकी ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुआ है, सोडियम अंदर आया है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ये आपकी सेकंड स्टेज, ये आपकी थर्ड स्टेज। ठीक, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, जिससे आपके सारे स्टेप्स बहुत ही इजीली कवर हो जाएंगे। यहाँ आपको क्या करना है, नोट लिखना है, चेंज इन पोटेंशियल across one act as stimulus for nearest site यानी कि B2। ठीक, और दूसरी बात, जो करंट है, करंट फ्लो हुआ अंदर की तरफ, इनसाइड 1 to 2, जबकि आउटसाइड 2 to 1। वही चीज़ हुई है, ये जो चेंज हुआ है इसकी वजह से आगे आपकी इम्पल्स बढ़ गई है। ये होता क्या है, जो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ना बेटा, ये जो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसकी मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है रिवीजन के टाइम पे। इस पॉइंट को यहाँ, ठीक है, दिस इज़ योर प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर इम्पल्स मिली है, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए हैं, तो अंदर आ गया है बहुत सारा सोडियम, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ये क्रिएट हो गया एंड इसमें ये वाला चेंज आ रहा है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से तो आगे ये बढ़ती जा रही है एंड इस तरीके से प्रोपागेट होती जा रही है। ये तो हो गई ऐसे नर्व फाइबर की बात जिनके पास में माइलिन शीथ थी ही नहीं। बट अगर हम बात करें माइलिनेटेड नर्व फाइबर की, तो इनके पास में बेटा एक ये चीज़ है कि इनके पास में प्रेजेंट है माइलिन शीथ। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो माइलिन शीथ होती है वो एक्ट करती है एज अ इंसुलेटर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो माइलिन शीथ है एक्ट करती है एज अ इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऐसा नर्व फाइबर जिसके पास में है बहुत सारी माइलिन शीथ।
और ऑब्वियसली दिस वन इज द माइलिन शीथ, तो इनके बीच की नोड्स क्या है, नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक, ये क्या है हमारी माइलिन शीथ। ठीक, अब होता क्या है, क्योंकि ये जो हमारी माइलिन शीथ है ना बेटा, ये इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। तो होता क्या है, इसके पास से कोई भी कंडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, फ्री कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसके पास से कोई भी टाइप का फ्री कंडक्शन पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। और फ्री कंडक्शन जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो हमेशा नोड ऑफ रैनवियर पर ही मिलेगी बेटा। क्या होगा, नोड ऑफ रैनवियर पर ही मिलेगी। दिस वन इज द नोड ऑफ रैनवियर, दिस वन इज द नोड ऑफ रैनवियर, दिस वन इज द नोड ऑफ रैनवियर। समझ पा रहे हैं? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी, नोड ऑफ रैनवियर के पास। हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई यानी कि -55 मिलीवोल्ट मिल गया, यहाँ क्या होगा, इस साइड पर सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हुए अंदर आ जाएगा सोडियम आयन, तो इस साइड पर हो गया पॉजिटिव, यहाँ हो गया नेगेटिव, जबकि यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी था। तो हुआ क्या, अब होगा क्या, ये बड़े ध्यान से देखिएगा ये वाली बात। होगा क्या अब कि यहाँ पर जो पॉजिटिव क्रिएट हुआ ना, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास। तो जो चेंज है माइलिन शीथ को छोड़कर चेंज होगा इतने इतने गैप पर। जब इतने इतने गैप पर चेंज होगा तो इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं, यहाँ पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, अब फिर ये होगा। तो इतने इतने गैप पर जब चेंज होता है तो ऐसे लगता है कि नॉर्मल कोई चल के जाए या फिर कोई कूद कूद कर जाए, वैसा वाला फीलिंग आती है। ऐसा लग रहा है कि ये कूद कूद कर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये कूद कूद कर जा रहा है। और इस कंडीशन को हम लोग जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है, इसको हम लोग जंपिंग कंडक्शन भी कहते हैं या फिर साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। जंपिंग और साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक, होगा क्या, अक्रॉस, कहाँ से होगा, अक्रॉस ओनली नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर, ओनली नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर। और जब कूद कूद कर अगर आप कहीं जाओगे या नॉर्मली चलकर जाओगे, डिफरेंस है, तो ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल। तभी तो आपके पीएनएस में जहाँ पर हमने माइलिनेटेड नर्व फाइबर पढ़े थे, वहाँ मैंने आपको बताया था इनमें कंडक्शन फास्टर होगा, क्योंकि नोड ऑफ रैनवियर टू नोड ऑफ रैनवियर कंडक्शन हो रहा होगा, जो कि थोड़ा सा आपका कंपेरेटिवली फास्टर होगा। ठीक है, फास्टर कंडक्शन है। दिस इज योर प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आ गए, ये आपका है न्यूरॉन। ठीक, ये है आपका न्यूरॉन, इसको डेंड्राइट से इसने रिसीव की थी इम्पल्स, या फिर आप मान लीजिए इसके एक्सॉन पर हमें जनरेट हुई नर्व इम्पल्स। जनरेट कैसे हुई हमने वो पढ़ लिया। इससे जनरेट होकर आपके पूरे एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे आई, प्रोपागेट कैसे हुई, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस नर्व एंडिंग से किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक ये जाएगी कैसे। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगी कैसे। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है बेटा दो तरीके से। ट्रांसमिशन बेसिकली जो इनके बीच का ये जो फॉर्म हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं सिनैप्स। बनती कैसे पूरी अभी बताऊंगी। इसे हम कहते हैं सिनैप्स, जो कि दो तरीके की होती है। या तो ऐसा हो कि चार्ज के फ्लो की वजह से हो जाए, या फिर ऐसा हो कि कुछ केमिकल्स जिन्हें हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उनके फ्लो की वजह से ये ट्रांसमिशन हो। तो दो टाइप की आपकी हैं सिनैप्स बनती हैं, वन इज़ इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एंड अनदर इज़ केमिकल सिनैप्स। पहले हमें देखना है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, क्योंकि ये बेटा ईजी है। देखिए होता क्या है, एक आपका हम लोग बना लेते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन बनेगा, तो हमें क्या करना है। अच्छा, आपने अगर मस्कुलर सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है मुझसे, तो वहाँ पर मैंने आपको NMJ के बारे में कुछ बताया था, जहाँ पर मैंने बोला था कि एक न्यूरॉन की एंडिंग मसल के पास आती है और वहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते थे मोटर एंड प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ। इधर हम लोग कहते हैं सिनैप्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में होगा क्या, देखिए ये है आपका एक नर्व एंडिंग। सिनेप्टिक नोब बनाइए, पूरा नहीं बना रहे हैं। ठीक है,
और दूसरा है ये आपका डेंड्राइट। इन दोनों के बीच में बेटा प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस। क्या प्रेजेंट है ये? गैप जंक्शंस। ठीक, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है गैप जंक्शन, और ये जो इनका डिस्टेंस है ना काफ़ी पास होते हैं। तो क्लोज अगर लिखूंगी तो आप शायद इसे बंद समझ लेंगे, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ, पास होते हैं ये काफ़ी। ठीक, काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ना इसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इनमें काफ़ी कम होगी। ठीक, काफ़ी ज़्यादा ये पास होते हैं। अब होगा क्या, इनमें कुछ नहीं है बेटा, बहुत बहुत कुछ नहीं है इनके अंदर, बड़ा इजी है। यहाँ से आ रहा है चार्ज का फ्लो, इसमें पहुँच जाएगा, इधर से आ रहा है चार्ज का फ्लो, इधर पहुँच जाएगा। जो भी चार्ज है आपके आयन है, इधर आयन का फ्लो हो जाएगा। इनके बीच में क्या होगा, गैप जंक्शंस के बीच में आयन का ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से आपकी इम्पल्स जैसे हम लोग प्रोपागेट करके आ रहे थे वैसे ही हमें आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द केमिकल्स। तो केमिकल सिनेप्स थोड़ा सा स्लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इज़ फास्टर। और दूसरी बात, हमारे अगर हम सिस्टम की बात करें तो हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेयर होता है, रेयर इन आवर सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा रेयर है बेटा ये। जबकि हमारी बॉडी के अंदर होती है केमिकल सिनेप्स। समझ रहे? तो केमिकल सिनेप्स कैसे होती है वो देख लेते हैं। केमिकल सिनेप्स का डायग्राम हम लोग बड़ा ही ढंग से बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स उतना आपको एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, आपके सिलेबस में जितना है उतना मैंने बता दिया है। ये आया हमारा एक सिनेप्टिक नोब। ठीक, और ये आया हमारे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। ठीक है, ये आया हमारे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। ठीक है, ये है हमारा सिनेप्टिक नोब एंड इट इज डेंड्राइट। एक इम्पल्स यहाँ तक आ चुकी है, इम्पल्स यहाँ तक आएगी और इसमें आगे ट्रांसमिट होगी। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, इम्पल्स वगैरह बात की बात है। जो सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसे कहा जाता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, और वहीं अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि होता क्या है, आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब जाएगी तो डेंड्राइट उसे कैच कर रहा होता है। तो जहाँ से इम्पल्स जहाँ जाएगी दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जहाँ से आ रही है इट इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दिस वन इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये जो आपका बटन्स हैं, या फिर हम कह दें इन्हें हम क्या कहते थे, ये जो आपके सिनेप्टिक नोब्स हैं, इनके पास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इनके पास में प्रेजेंट होते हैं बेटा कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इनके अंदर फिल्ड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, इनके पास में प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, हाँ, जगह थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। इस केमिकल सिनेप्स को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, दीज आर सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। NTS लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच करेंगी तो इसके पास में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। दीज आर रिसेप्टर्स। तो क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, वहीं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक, इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है बेटा फ्लूइड भरा हुआ होता है। इनके अंदर भी एक ऑब्वियसली खाली नहीं रहता, फ्लूइड भरा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं। यह है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कि कैसा नॉर्मली ये दिखता है। दिस इज योर सिनेप्स का आपका डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी ये फोटो दिया हुआ है। एक्सोन टर्मिनल है, सिनेप्टिक वेसिकल्स बनाई हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलाकर सिनेप्स करेंगी। यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है किस पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये वाला पूरा डायग्राम आपको बना हुआ है एनसीईआरटी में भी। इसी में केमिकल सिनेप्स में ट्रांसमिट कैसे होगा, जैसे ही एक इम्पल्स यहाँ तक आ चुकी है, जैसे ही एक इम्पल्स
सिनेप्टिक नोब तक आ चुकी है, अब ये दूसरे न्यूरॉन को कैसे पास करेगा वो हमें देखना है। बेटा होता क्या है, जैसे ये इम्पल्स आई ना, इसके आते ही कुछ कैल्शियम आयन को इम्पल्स मिल जाती है और कैल्शियम आयन अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। कैल्शियम आयन बाहर के मीडियम से अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं और मान लीजिए अंदर इतने कैल्शियम आ रहे हैं कि धक्का मार मार के इस बेचारी सिनेप्टिक वेसिकल्स को फोड़ देते हैं, बस्ट कर देते हैं। जैसे ही ये इसे धक्का मारते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल आपकी थोड़ी सी हो जाती है बस्ट, ये हो जाती है आपकी थोड़ी सी बस्ट बेचारी। जैसे ही ये बस्ट होती है, इसके अंदर का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये फैल जाता है बाहर के मीडियम में। और जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, जैसे ये कांटेक्ट में आता है विद द रिसेप्टर्स, सबके रिसेप्टर अलग अलग होते हैं, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे ही अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के पास आता है, ये नेक्स्ट वाले डेंड्राइट को इम्पल्स भेज देता है। समझे? जैसे ही ये अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के पास आएगा, नेक्स्ट वाले डेंड्राइट को, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को इम्पल्स दे देगा और ये इम्पल्स आ जाएगी यहाँ पर। बस स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम आ गया तो कुछ नहीं है, इम्पल्स आई, बाहर से कैल्शियम अंदर आ गया, कैल्शियम आयन ने समझ लीजिए धक्का मार दिया, इनको फोड़ दिया। जैसे ही बाहर फ्लूइड आ गया, बाहर आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, रिस्पेक्टिव रिसेप्टर ने उसे कैच किया और इम्पल्स आगे बढ़ गई। इतना है बेटा, ये जस्ट इतनी है आपकी इस केमिकल सिनेप्स, कुछ नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है ये, इसे पता नहीं क्यों डिफिकल्ट समझा जाता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप पॉइंट लिख लेंगे तो बस फिर तो कुछ नहीं बचता। फर्स्ट पॉइंट इज इम्पल्स कहाँ आई, इम्पल्स अराइव्स एट एक्सोन टर्मिनल, ठीक। दूसरे पॉइंट, जैसे ही आई इसके बाद क्या हुआ, कैल्शियम आयन के चैनल हो जाएंगे ओपन, चैनल ओपन हो जाएंगे इन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही कैल्शियम आयन के चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम आयन अंदर आ जाएगा, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आया, इसने क्या किया, कॉज फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। फ्यूज हुई तो बस्ट हो गई विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक। जैसे ये फ्यूज हुई बस्ट हो जाएगी एंड होगा क्या, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसे ही ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया है, ये पहुंच जाएगा किसके पास में, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, बाइंडिंग विद रिसेप्टर। और जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड हुआ, नेक्स्ट में अपने आप इम्पल्स पहुंच गए। इट इज़ बाय केमिकल सिनेप्स। हमारी बॉडी में 99% केमिकल सिनेप्स होती है, बहुत ही रेयर है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहीं हो रही हो। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सेम चार्ज ही फ्लो हो रहा है जैसे कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बेटा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये होते हैं दो टाइप के, क्योंकि बहुत डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में तो दिया हुआ ही नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ लिख लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर्स, पूरा ही लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर ही लिख लीजिए, इधर आ जाएगा आराम से। न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना बेटा, ये होते हैं दो टाइप के, या तो ये एक्साइट करें या फिर ये इनहिबिट करें। कैसे होंगे, दो टाइप के, या तो ये एक्साइटेटरी होंगे या फिर इनहिबिटरी। ठीक, एक्साइटेटरी के कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ठीक। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए एड्रीनलिन, तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए नॉर एड्रीनलिन, ठीक। इनहिबिटरी में भी तीन एग्जांपल लिख लीजिए, वन इज गाबा, सेकेंड इज सेरोटोनिन एंड इसके बाद में आएगा डोपामीन, ठीक है। दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर्स, गाबा, सेरोटोनिन एंड डोपामीन आर इनहिबिटरी, जबकि एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर
एक्साइटेटरी। एड्रेनलिन मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ हार्ट में आपको मैंने वहाँ बताया था कि हार्ट बीट को इंक्रीज़ किया जाता है, एड्रेनलिन रिलीज़ होता है जो कि आपके ऐसे नोड के पास जाता है, वहाँ से आप इमरजेंसी हार्मोन वाला मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में ये रिलीज़ हो जाते हैं, तो वही ये आपके एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी वर्क करते हैं। तो इनके अलावा अगर कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको कि इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर कौन है या कौन नहीं है, तो जितने भी आपको इधर बोर्ड पर दिख रहे हैं इनके अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन दिखता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, इसके अलावा ये सब है। मेजरली आपको एसिटाइलकोलिन ही पढ़ाया जाता है। जहाँ पर भी मैंने न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड यूज़ किया उनमें से कोई भी हो सकता है और सबके रिसेप्टर्स होते हैं बेटा अपने, समझ रहे हैं आप। न्यूरोट्रांसमीटर कंसीडर करेंगे ना कि हर जगह एसिटाइलकोलिन पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड यूज़ किया हुआ है, ऑब्वियसली बड़े सारे हैं, बट आपको कई लेक्चर्स में कई जगह आपको बुक्स में भी ये पढ़ाया जाएगा कि एसिटाइलकोलिन आया है, एसिटाइलकोलिन आया है। नॉट ओनली एसिटाइलकोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, दीज यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे आपको गुमराह कर दिया जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ख़त्म। मैंने आपको पढ़ाया ना, अब इसके बाद ऐसा नहीं करना है कि आपको नोटबुक बंद करनी है और बैठ जाना है, आपको फटाफट से एनसीईआरटी को पढ़ना है बिल्कुल साथ के साथ, जिससे कि एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठ जाए। ऑब्वियसली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा, हम भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाएंगे, बट जब तक आप एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद नहीं होगी। एंड अगर आपको लाइन टू लाइन याद है तो ये है ना कि आप क्वेश्चंस डिकोड कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने लाइन पढ़ी हुई है एनसीईआरटी की, वही से क्वेश्चन आ गया, आप कर सकते हैं, बिल्कुल डिकोडिंग लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, कंप्लीट न्यूरल सिस्टम उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड पार्ट्स में कराने का मेरा रीज़न यही है कि आप इसे बहुत डिटेल में समझ कर करें, आराम आराम से करें, कुछ भी आपका रहना चाहे। इसके अलावा भी आपका अभी किसी चैप्टर में कुछ बैकलॉग बचा है तो बच्चों जल्दी से इसे कवर कर लो। अगेन पीक टाइम है ये, इस टाइम पर अगर आप कुछ भी बैकलॉग करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर अभी भी आपका बैकलॉग रह रहा है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी कि अभी लेक्चर आ रहा है, अभी लेक्चर आ रहा है, आप वहाँ से फटाफट से उसे कवर करिए। सारी प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है भाई, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी की कंप्लीट बनी हुई है, चैप्टर्स की अलग बनी हुई है। रिवीजन करना है तो हर चैप्टर के शॉर्ट्स बने हुए, फटाफट रिवाइज कर सकते हो। फिर भी दिक्कत है कॉन्सेप्ट में कहीं भूल रहे हो, 2x पर वीडियो देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बहुत सारा कंटेंट वहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है, पुरानी से पढ़ रहे हो, न्यू एनसीईआरटी यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ पर पड़ी हुई है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। इसके अलावा हर चैप्टर का टेस्ट पेपर वहाँ पड़ा हुआ है, सॉल्व करो फटाफट, आंसर की आपको मिल जाएगी, उसे करो। कोई डाउट है तो डायरेक्टली पूछ लो, डाउट ग्रुप भी इसी में आपको मिल जाएगा, डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ फटाफट से डाउट पूछ लो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कंप्लीट ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी बेटा, बट आपको ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आज की लेक्चर में पढ़ने के बाद में डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे न्यूरल सिस्टम पर, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद ऑपरेशन नीट।